पेज नंबर 137। मिस्टर जे हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू हिज बिजनेस। सेल्स आ रही है 5000 की, रॉ मटेरियल की परचेज आ रही है, सैलरीज आ रही हैं, रेंट आ रहा है, प्राइजेस कस्टमर को अवॉर्ड किए हैं। 7 लाख की परचेज पर टैक्स नहीं काटा, इसका मतलब है बाकी परचेज पर टैक्स काट लिया है। 7 लाख की परचेज पर टैक्स नहीं काटा। फर्दर नो टैक्स वाज डिडक्टेड ऑन रेंट। रेंट देते हाइब्रिड में फर्स्ट रो में निकाले ना, रजिस्टर, किताब, कैलकुलेटर। फर्दर रेंट देते हुए और प्राइजेस देते हुए भी टैक्स नहीं काटा। बिजनेसमैन को चाहिए कि जब बिजनेस में डिफरेंट पेमेंट्स कर रहा हो तो पेमेंट्स करते हुए टैक्स काटे। अगर बिजनेसमैन पेमेंट्स करते हुए टैक्स नहीं काटेगा तो ये गलत बात है। भाई जादुई छड़ी गुम होगी भी है, ये गलत बात है। 2-3 मंगवा लो, मैंने कहा था कब तक। तो अगर पेमेंट पे बिजनेसमैन टैक्स नहीं काटेगा तो ऐसी सूरत में सजा मिलेगी बिजनेसमैन को कि उसे वो खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करें इन सिनेरियोस के अंदर। अच्छा जी, सबसे पहले तो परचेज की बात करते हैं। वर्किंग नंबर 1, परचेज डिसअलाउड, लोअर ऑफ परचेज ऑन विच नो टैक्स डिडक्शन। ऐसी परचेज जिस पे टैक्स नहीं कटा। परचेज कितनी है? 1000। यार ये इसी के 16 पे कर दो। परचेज कितनी है? 1000। किस पे टैक्स नहीं कटा? 700 पे। 20% ऑफ टोटल परचेज 200। व्हाट इज लॉ? 200 अलाउड है या नॉट अलाउड? नॉट अलाउड। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस, सेल कितनी? 5000 लेस पर टोटल माइनस नॉट अलाउड। व्हाट इज टोटल? व्हाट इज नॉट अलाउड? व्हाट इज अलाउड? सैलरीज माइनस करने देगा लॉ मेकर, क्योंकि सैलरीज पे बिजनेसमैन ने टैक्स काटा है। कॉलेज वालों ने सरासिफ की सैलरी पे टैक्स काटा है। जे डॉट वालों ने अपने एम्प्लॉयज की सैलरी पे टैक्स काटा है, इसलिए सैलरीज माइनस करने की इजाजत है। रेंट पे टैक्स काटा है? नहीं काटा। प्राइजेस पे टैक्स काटा है? नहीं काटा। तो जब टैक्स नहीं, ये जो अजीब सा रूल है ना, ये सिर्फ परचेज के लिए है। मुझे पता नहीं क्या करना पड़ता है और फिर उनसे लोअर उठाना पड़ता है और बार लाना पड़ता है, और ये सारा रूल परचेज के लिए है। बाकियों के लिए कोई रूल शूल नहीं है। भाई ग्लूकोज किधर चला गया? हाँ इधर ही है जी। टोटल 3900। तो 3900 इज ओवर इनकम फ्रॉम बिजनेस। 3900 हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। करें नोट। हाँ जी, परचेज वाला रूल हाथ खड़ा करें ना। कौन बोल? लॉ में लिखा हुआ है।
बैठना नहीं है, बैठना नहीं है, बैठना नहीं है, बैठना नहीं है। चलें जी, किताब निकाल लें ज़रूर। पेज नंबर 137 तक पहुंच गए हम। 136 पेज हमने पढ़ लिए हैं 10 मिनट में। नहीं, पेज 137। बैठ जाएं। अच्छा, तो आ जाएं पेज 136 पे। पेज 136। एक ऐसा खर्चा जिस पर किसी बंदे ने टैक्स काटना था या कलेक्ट करना था। ऐसा खर्चा जिस पर बिजनेसमैन ने, पर्सन से मुराद बिजनेसमैन, ऐसा खर्चा जिस पे बिजनेसमैन ने टैक्स काटना था, ऊपर से मिला के पढ़ें, ये नॉट अलाउड है। जिस पे टैक्स काटना था ये नॉट अलाउड है, लेकिन आगे बढ़ा रिलैक्स कर दिया उसने। हाउएवर अगर टैक्स काट लिया है एंड पेड द टैक्स एज रिक्वायर्ड बाय लॉ, और जैसे लॉ में लिखा है वैसे पे भी कर दिया है, फिर अलाउ हो जाएगा। काटना जरूरी है, ये नहीं कि टैक्स काट लिया, काटने के बाद जो है वो अपने पास ही रख लिया। टैक्स काटना भी जरूरी है, काट के गवर्नमेंट के खजाने में जमा कराना भी जरूरी है। दोनों जरूरी मिलके पूरा जरूरा बन जाएंगे। तो दो काम होंगे, टैक्स काटा जाएगा और काटने के बाद गवर्नमेंट के खजाने में जमा कराया जाएगा, और हाइब्रिड में सेकंड लास्ट रो में बातें होंगी। ये दोनों काम साथ साथ चलेंगे, फिर जाके जो है वो आपको टैक्स डिडक्शन अलाउ होगी। नेक्स्ट, लेकिन परचेज के लिए अलग रूल है। द डिसअलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आपने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया है या फिनिश्ड गुड्स परचेज कर ली हैं, फिनिश्ड गुड्स बनी बनाई चीजें, रॉ मटेरियल जिससे आपने चीजें बनानी है, द डिसअलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज शेल बी अप टू, इसमें उसने लोअर ऑफ वगैरह नहीं लिखा, लेकिन अप टू का मतलब यही होता है, यानी इस हद तक आपको परचेज माइनस करने दूंगा। किस हद तक? हाँ, शेल बी अलाउड, द डिसअलाउंस शेल बी अप टू, डिसअलाउंस मादरत, डिसअलाउंस 20% तक होगा, तो बाकी 80% फिर क्या हो जाएगा? अलाउ। तो ये फिक्रा जरा याद करें, थोड़ा सा मुश्किल सा। द डिसअलाउंस शेल बी अप टू 20%, डिसअलाउंस 20% तक होगा। जी, एक दो मीटिंग में डिस्ट्रप्शंस हुई, कुछ को टाइम कम्युनिकेट नहीं हो सका, बाद में फिर दोबारा लिंक शेयर किया गया। इन बातों को साइड पे रखते हुए कितने लोगों को डिस्कशन से फ़ायदा हुआ है कल, ज़रा हाथ खड़ा करके बता दें। इधर तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है, ख़ासतौर पे जो पहली मीटिंग थी उसमें तो काफ़ी लोगों की गलतियाँ निकली हैं। अगली मीटिंग में ज़्यादा सही सुनाने वाले थे, इसलिए उतना फ़ायदा नहीं हुआ होगा। और इस क्लास में कौन सा था एक बंदा, पता नहीं किसी, जिसको मैंने कहा था क्लास में गले मिलना, आप थे? आपने कौन सा पॉइंट सुनाया था? हाँ, कौन सा वाला? इंटरेस्ट वाला। और किसने क्या सुनाया था? और भी किसी ने सुनाया था? आपने सुनाया था। आपने कौन सा पॉइंट सुनाया था? हाँ, इसमें क्या सुनाया था? एलिजिबल इन्वेस्टमेंट सुनाए। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट, Eligible investment means investment made in the purchase and installation of machinery, software, hardware, except self-created software and used capital goods. आगे एलिजिबल Eligible person means greenfield industrial undertaking, and undertaking means the putting of material and goods into any process which substantially changes the original condition. Shipbuilding tax credit will be allowed only if industrial undertaking is incorporated between 30th June 2019 to 30th June 2000. अच्छा, चलें, ये एक दो बच्चे शायद मीटिंग में सवाल पूछ रहे थे कि ये रट्टा चेक करने के लिए मीटिंग हो रही है।
मेरे भाई बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मेरा नहीं ख्याल है पूरे क्लास में कोई ऐसा बच्चा शायद बैठा हो कि जो रट्टा मार रहा हो। अगर इनसे मैं मतलब पूछूंगा तो ये मतलब भी पता है ना इन चीज़ों का, ये एक्सप्लेन करके ही एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ये ज़रूरी है, आप क्या करें, याद करना ज़रूरी है। कुछ बच्चे ऐसे तेज़ होते हैं माशाल्लाह, लेकिन वो सोचते हैं सिर्फ 4-5% पूरी क्लास में हर बच्चे को लेके चलना है, जो चीज़ को समझ के फिर सारे एस्पेक्ट्स कवर करके लिख देते हैं। तो इसलिए सुनना ज़रूरी है ताकि पता चले कहाँ मसला आ रहा है। अब जैसे जिस किसी ने बताया था कि वेयर न्यू टेनेंट इज़ कमिंग एंड ओल्ड टेनेंट इज़ लीविंग द अमाउंट विल बी टैक्स्ड इन 10 years। तो नो दिस इज़, अब आप समझ रहे होंगे कि सही है, लेकिन अगर आपसे सुन के आपकी गलती सही नहीं कराई जाएगी तो आप इसी तरह पेपर में लिख के आ जाएंगे। अब आप समझ रहे हैं कि मैंने अपना कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दिया, लेकिन आई कैप कहता है इसके अंदर 4-5 गलतियाँ इस पूरे फिक्रे के अंदर, कि जहाँ पुराना किराएदार जा रहा हो और नया किराएदार आ रहा हो, द नॉन एडजस्टेबल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम न्यू टेनेंट लेस दैट पोर्शन ऑफ अर्लियर अमाउंट विच इज़ चार्ज टू टैक्स। अब ये फिक्रा का आपको बोलना ज़रूरी है। अब ये रट्टा नहीं, ऑब्वियसली ये लॉ का फिक्रा है, ये आपको बोलना पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा और समझ के विल बी चार्ज टू टैक्स की जगह विल बी टैक्सड कोई लिखा है तो बस ये भी एक्सेप्टेबल है। तो लेकिन ये कि ये बात मिस ही कर दें, और इन द ईयर इन विच रिसीव एंड द फॉलोइंग 9 years, अब ये बिल्कुल कहना गलत है कि इट विल बी टैक्सड इन 10 years। इस पर वो नंबर काटता है, वो पूछता है कौन से 10 years, फिर दूसरे बच्चे का आंसर स्क्रिप्ट आता है, उस पर लिखा होता है इन द ईयर इन विच इट इज़ रिसीव्ड एंड द फॉलोइंग 9 tax year। फिर उसको समझ आ जाती है कि इस बच्चे ने सही समझा हुआ है। अब जो कॉन्सेप्ट समझ के ये बात कन्वे करा है वो जैसे मर्जी कन्वे करा है कि आप उसको पास करेगा। तो इट इज़ नॉट रट्टा, लेकिन एस्पेक्ट्स तो ऑब्वियसली आप छोड़ेंगे अगर आपसे पूछा नहीं जाएगा, तो एस्पेक्ट्स को कवर करना जो है वो मकसद है। नेक्स्ट, और उसके बाद जो है वो इन द हेड, अंडर द हेड, इनको हाँ प्रॉपर्टी बहुत से लोग मिस कर जाते हैं, तो ये चीज़ बताना मकसूद था। फिर जो लोग ये सारा कुछ करते हैं वो इन इक्वल प्रोपोर्शन बताना भूल जाते हैं, तो इक्वल प्रोपोर्शन बताना भी मस्ट है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स कवर करने हैं, इसके लिए सुन के बताना पड़ेगा कहाँ मसला आ रहा है। ओके, इफ अ पर्सन फेल्स टू डिडक्ट और कलेक्ट द टैक्स, अगर बिजनेसमैन टैक्स कलेक्ट करना या डिडक्ट करना भूल जाए but pays it themselves, if a person fail to deduct or collect the tax but pays it themselves, it will be considered as if a person fails to collect or deduct the tax but pays it themselves। एक बंदा टैक्स काटना भूल गया, सर आसिफ की सैलरी से कॉलेज वाले टैक्स काटना भूल गए, लेकिन बाद में कॉलेज वालों को ख्याल आया कि यार अपनी जेब से जमा करा देते हैं हुकूमत के खजाने में, बाद में सरासर से तो ले लेंगे, वो कॉलेज वालों का मामला है। और एज इंस्ट्रक्टेड बाय कमिश्नर, या कमिश्नर के कहने पे कॉलेज वालों को हजा आ गई और उन्होंने गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवा दिया, इट विल बी कंसिडर्ड एज पेड। अल्हम्दुलिल्लाह, ये पेड समझा जाएगा। इन अदर वर्ड्स, रिकवरी ऑफ टैक्स विल बी ट्रीटेड एज इफ द टैक्स ऑब्लिगेशन हैज बीन फुलफिल्ड। एक सवाल अराइज होता है कि बिजनेसमैन पर कॉलेज वालों पे जिम्मेदारी लगाई है एफबीआर ने कि सरासी की सैलरी पे टैक्स काटें। अब उन्होंने सरासी की सैलरी पे टैक्स नहीं काटा, तो ये खर्चा कॉलेज वालों को माइनस करने की इजाजत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा एफबीआर वाले प्रेशर डालें या कॉलेज वालों को खुद ही ख्याल आ जाए कि टैक्स काटना हम भूल गए थे, चलो जाकर अब खुद ही टैक्स जमा करवा देते हैं अपनी जेब से, सरासी से बाद में लेते फिरेंगे जो उनके पास ज्यादा पैसे चले गए। तो लॉ मेकर कहते हैं इट विल बी कंसिडर्ड एज पेड, समझ लिया जाएगा ये हुकूमत के खजाने में पे हो गया है। और आगे उसने लिखा इट मींस द टैक्स रिकवरी, वो जो हमने जबरदस्ती अब रिकवर किया ना कॉलेज वालों से प्रेशर प्रूशर डाल के, अल्हम्दुलिल्लाह इट इज कंसिडर्ड एज पेड। और भी फायदा क्या होगा, नाउ डिडक्शन विल बी अलाउड। अब डिडक्शन क्या हो जाएगी, अलाउ हो जाएगी। नाउ डिडक्शन विल बी अलाउड। अब खर्चा माइनस करने की इजाजत है। अब इसको पढ़ लें।
जी उनको पता कैसे चलेगा ये? बस जब आपको पता चले कि टैक्स नहीं कटा तो उसको कह दें आप खर्चा माइनस नहीं कर सकते, फिर बाद में जब वो आके प्रेशर डाल के दे दे तो फिर खर्चा माइनस करने दें। एक मिनट, क्या? वो तो ज़ाहिर बात है जब ऑडिट करेंगे आके तभी पता चलेगा, बैठे बैठे तो इल्हाम नहीं होगा। जी टैक्स क्रेडिट तो नहीं, खर्चा बिजनेस के खर्चे के तौर पे माइनस हो जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि कॉलेज वालों को चाहिए खुद सरासर की सैलरी पे टैक्स काटें, तो फिर खर्चा माइनस करने की इजाज़त है। अगर कॉलेज वाले टैक्स काटना भूल जाएं और बाद में इनको खुद ख्याल आ जाए और फिर जाके हुकूमत के ख़जाने में जमा करा दें, फिर भी खर्चा माइनस करने की इजाज़त है। या ये भी भूल गए, बाद में FPR वालों ने आके प्रेशर डाला, उनके कहने पे आपने टैक्स जमा करा दिया गवर्नमेंट के ख़जाने में, तो भी खर्चा माइनस करने की। पढ़ें, इफ़ अ पर्सन फेल्स टू डिडक्ट और कलेक्ट द टैक्स बट पेज इट देमसेल्व्स, इस बात का मतलब लिखें, कॉलेज वालों ने टैक्स नहीं काटा लेकिन बाद में खुद ही अपनी जेब से गवर्नमेंट को दे दिया। अच्छा, ये बात ना क्लास के बाद लोग आके पूछते हैं, इसलिए ये इतनी सी लाइन का मतलब लिखवाना पड़ेगा। कॉलेज वालों ने सैलरी पे टैक्स नहीं काटा, बाद में खुद ही जाके FBR को जमा करा दिया। जी एक मिनट, बाद में खुद ही जाके गवर्नमेंट के खजाने में जमा करा दिया। अच्छा, आगे पढ़ें, इसका बेनिफिट क्या मिलेगा ब्रैकेट के बाद? इट विल बी कंसिडर्ड एज, अब ये तो हुकूमत को पे हो गया तो क्या बेनिफिट मिलेगा? टैक्स माफ हो जाएगा, सॉरी मात्र डिडक्शन अलाउ हो जाएगा, टैक्स कहां से माफ हो जाएगा? इन अदर वर्ड, द रिकवरी ऑफ टैक्स फ्रॉम कॉलेज बाय FBR। इन अदर वर्ड्स, रिकवरी ऑफ टैक्स, बोले फ्रॉम कॉलेज से टैक्स रिकवर करना, किसने रिकवर कर लिया आके? बाय FBR, विल बी ट्रीटेड एज, इसको समझ लिया जाएगा एज इफ द टैक्स ऑब्लिगेशन हैज बीन, समझ लिया जाएगा कि टैक्स ऑब्लिगेशन फुलफिल हो गई है और हुकूमत के खाने में टैक्स चला गया। इस सारी बातों का फायदा क्या होगा इन द एंड? डिडक्शन विल बी अलाउड। जी कौन सवाल पूछ रहा था, जल्दी पूछें। टैक्स क्रेडिट उसमें से कॉलेज, वो तो सरासर फंड पे माइनस करेंगे अपनी सैलरी में से अपने, जी बिल्कुल, वो सरासर से ले लेंगे ना। अच्छा जी, पेज नंबर 138। आज मोहतरम हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि हम 5 मिनट में CA कर लें। लेट्स स्टार्ट CA टुडे। अच्छा जी, तैमूर इज सेलिंग द जूस प्रोडक्ट्स लिस्टेड इन 3rd शेड्यूल। तैमूर 3rd शेड्यूल में लिस्टेड जूस प्रोडक्ट्स बेच रहा है। हाइब्रिड में मुझे 1-2 स्टूडेंट्स की जगह चेंज करनी पड़ेगी अब मादरत, आज से अब फिर ये एक्टिविटी शुरू करते हैं। अच्छा कमीशन, मिस्टर तैमूर इज सेलिंग द जूस प्रोडक्ट लिस्टेड इन 3rd शेड्यूल ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990। हमारा एक सेल्स टैक्स का एक्ट है, उस सेल्स टैक्स के एक्ट के अंदर एक 3rd शेड्यूल है। अल्लाह आपके साथ वाले का भला करें, अल्लाह इसको पढ़ने की तौफीक दे। बिजनेस का चैप्टर इसने नियत की भी है, साथ साथ पढ़ना था, पढ़ रहा है तो ये आप ही जानेंगे, आप ही को वॉइस नोट आते हैं, कभी सुन भी लिया करें कि सही बता रहे या गलत बता रहे। दोस्त पे इतना तो रहम कर दें, सुन के किताब सामने रख के उसकी गलती बता दिया करें, इससे आपकी खूब प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगी। बिजनेस का खर्चा कॉलेज वालों को माइनस करने की इजाज़त है। सैलरीज जब सेल कैलकुलेट कर रहा होगा और बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा होगा तो सेल में से कॉलेज वालों को सैलरीज पर माइनस करने की इजाज़त होगी। किसने पूछा था जी, समझ आ गई?
अच्छा, हमारे सेल्स टैक्स के अंदर आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे एक थर्ड शेड्यूल है। उसमें कुछ चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं, फ्रूट जूस, टूथपेस्ट, परफ्यूम, टी, वो कुछ चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं, 20 चीज़ें हैं थर्ड शेड्यूल में। तो इन चीज़ों के जब हम नाम पढ़ेंगे आके, तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि जो सेल्स टैक्स वाले, भाई ये चूहे का सेल देखो, इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि जो सेल्स टैक्स वाले हैं, अगर वो लोग थर्ड शेड्यूल वाली चीजें बेच रहे हैं तो उनकी मैं बात करता हूं। तो एक दुकानदार, याद रखिएगा, इनकम टैक्स भी जमा कराता है, सेल्स टैक्स भी जमा कराता है। तो कोई ऐसा दुकानदार है जो अपनी दुकान के ऊपर जो है वो जूस और इस किस्म की चीजें बेच रहे, तो उस दुकानदार के लिए रूल बनने लगा है, क्योंकि वो सेल्स टैक्स एक्ट के तहत किस शेड्यूल के तहत चीजें बेच रहे हैं? थर्ड शेड्यूल के तहत। तो मिस्टर तैमूर इज सेलिंग द जूस प्रोडक्ट्स लिस्टेड इन थर्ड शेड्यूल ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990। कितनी सी बात समझ आ गई? ही हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग डिटेल्स। उसने आपको ये फॉलोइंग डिटेल्स दी हैं, सेल्स दी हैं और आगे उसने आपको कमीशन दी है। उसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहा है, उसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहा है। अगर किसी बंदे का नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहा है और वो एक्टिवली टैक्स जमा कराता रहता है, तो हुकूमत कहती है कोई मसला नहीं, बिजनेसमैन ये आपकी सेल है, ये आपका कमीशन है, ये खर्चा है, माइनस करो, अल्लाह अल्लाह खैर सला। ये कितना आ गया? 49। ये माउस इसके वाला है, इससे कनेक्ट करना पड़ेगा फिर। हाँ, तो ये इसके हो जाएगा कनेक्ट इससे, ठीक है। 4985 डाल लिया है, 495। तो बता दें, अगर किसी बंदे का नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहा है और वो सेल्स टैक्स एक्ट की थर्ड शेड्यूल वाली चीजें बेच रहा है, तो इस पर उसको बेनिफिट क्या मिलेगा? ये भाई को भी दिखा दो कहाँ है, आइंदा इसने लगाना होगा। देख लें सारे कहाँ हैं ये लोग। कैमरा इधर करो, दिखाओ इनको। नहीं है ना इसमें? नहीं है, चलें ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें, वापसी कर लें। नेक्स्ट, लेकिन अगर एक बंदा है जो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 की थर्ड शेड्यूल वाली चीजें बेच रहा है, लेकिन उसका नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नहीं आ रहा, तो इस बंदे को एक सजा मिलेगी। इस बंदे को क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। वो सजा क्या मिलेगी? सेल इसकी 5000 लेस कमीशन, लेस कमीशन, अलाउड लोअर ऑफ। हाँ, ये अलाउड लोअर ऑफ है। कल वाले में क्या था? नॉट अलाउड लोअर ऑफ। और आज वाले में क्या है? जैसे मर्जी चलाए हमें, उससे हमें फर्क पड़ता है। लोअर ऑफ एक्चुअल कमीशन 15 रुपए या 0.2% ऑफ सेल, 0.2% ऑफ सेल, 0.2%, यानी कैलकुलेटर पर 0.002। हाइब्रिड में मोबाइल कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल हो रहे, दूसरी रो के अंदर भी जो है वो सो रहे हैं लोग, तो पहली रो के अंदर भी कैलकुलेटर भी इस्तेमाल नहीं हो रहे, साथ दाएं बाएं वाले भी कुछ नहीं कर रहे। तू इधर उधर की ना बात कर, तू बता काफिला क्यों लुटा। इधर पूरी हाइब्रिड क्लास जो है परेशान बैठी है जी। आप बता दें, क्या ये डायरेक्ट अलाउड की फिगर निकल आई या नॉट अलाउड की फिगर निकल आई? मेरा तो दिल चाह रहा है ऐसा करने की जरूरत नहीं है, टोटल माइनस नॉट अलाउड इज इक्वल टू अलाउड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फिगर बाद में करिए, क्योंकि जो फिगर निकली वो पहले ही अलाउड है। तो मेरे तो ख्याल से दोनों में से जो लोअर है उसको बारों बार इधर ले आओ।
यहां कुछ लिखने की जरूरत जैसे कल लिखा था। डन। जवाब 4990। चलें जी, नोट कर लें रजिस्टर पे। ये वर्किंग है, अब ले आओ, ये वर्किंग है। रिक्वायरमेंट 2 नोट करें, हिज नेम इज नॉट अपीयरिंग इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। जगह दे दें बच्चों को। भाई हाइब्रिड में 4th रो आपने नोट कर लिया है। 4th रो वाले कोने वाले भाई को मुतवज्जे करें, जो बाहर की तरफ बैठे हुए, दीवार की तरफ नहीं। दीवार की तरफ वाले भाई हिलजुल कर रहे हैं, ये कोने वाले को मुतवज्जे नहीं कर रहे। मुस्कुराहट चेहरों पे आने से फायदा नहीं होगा, पिंक हाइलाइटर पकड़ने से फायदा नहीं होगा, लिखना पड़ेगा। नो, इट्स द हाइट ऑफ नॉन सीरियसनेस। ओके, अब दोबारा देख लें क्या होगा फ्रेश तरीके से। सेल कितनी थी? 5000। कमीशन अलाउड लोअर ऑफ एक्चुअल और 0.2% ऑफ सेल। एक्चुअल कितना है? 15। 0.2% ऑफ सेल, इसमें से लोअर। अब अगर लोअर 10 है तो लेस। आपको ऐसा लिखने की जरूरत है जैसे कल लिखा था, टोटल माइनस नॉट अलाउड इज इक्वल टू अलाउड, या डायरेक्ट अलाउड ही लिख दें। अलाउड कितना है? जी, एनी क्वेश्चन? जी, फिर तो सारा कमीशन माइनस करे, फिर कोई मसला नहीं। अच्छा जी, ये प्रोविजन सिर्फ उन लोगों के लिए जो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 की चीज़ें बेच रहे हैं अंडर 3rd शेड्यूल। ये 20 चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई थी थोड़ी देर पहले, अगर वो ये वाली चीज़ें बेच रहे हैं। ओके, अच्छा ज़रा सोच के बताएं, 0.2% तक अलाउ होगा तो फिर 0.2% से ऊपर क्या होगा? डिसअलाउ। इस तरह की रिदम बनते हैं ना, 0.2% तक माइनस कर लो तो फिर 0.2% से ऊपर डिसअलाउ कर दो। तो अंग्रेजी थोड़ी इस तरह है। आप अंग्रेजी इस तरह, बात तो बड़ी आसान थी, कॉन्सेप्ट आसान था, लेकिन अंग्रेजी इस तरह है। अंग्रेजी में डिसअलाउड आपको समझाने की कोशिश करेगा, अलाउड समझाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन न्यूमेरिकल हमने जो सॉल्व करना है उसमें किसको माइनस करना है? अलाउड को। तो कहां तक अलाउड है जरा सोच के बताएं। 0.2% ऑफ सेल, तो फिर कौन सा डिसअलाउ है? एक्सीडिंग 0.2% ऑफ सेल। वो जो 2-3 सफ़े पहले लाइन लिखी हुई है, फॉलोइंग डिडक्शंस विल नॉट बी अलाउड। क्या? कमीशन एक्सीडिंग 0.2% ऑफ सेल। मोबाइल इस्तेमाल ना करें प्लीज हाइब्रिड में, हाइट ऑफ एनीथिंग। अब क्या? कमीशन पेड एक्सीडिंग 0.2% ऑफ ग्रॉस सेल। ग्रॉस सेल से जो 0.2% ऑफ कमीशन बढ़ रहा हो वो नॉट अलाउड है। तो 0.2% तक फिर क्या है? अलाउड है। लेकिन ये सिर्फ खास लोगों के लिए, फॉर प्रोडक्ट्स लिस्टेड इन 3rd शेड्यूल ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990। हाउएवर फुल कमीशन विल बी अलाउड, लेकिन पूरा कमीशन माइनस करने की इजाजत है एज अ डिडक्शन इफ द पर्सन इज अपीयरिंग इन
अगर आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आ रहे हैं तो सारा कमीशन माइनस करने की जरूरत है। लेट्स हैव अ ब्रेक। कम है, चलो चलाओ। टेस्ट तो ज्यादा डालने से आएगा। अच्छा, एक एक डब्बा हाइब्रिड में भी रखवा दें कल से। ओके, नेक्स्ट। सीधे हाथ से बोतल पकड़ के पानी पी लें, जल्दी करें। पॉइंट नंबर डी हो गया था। पॉइंट नंबर डी, पॉइंट कह रहे बस कर आता चला गया अंदर। अच्छा, ये एक चीज हमारी पेंडिंग थी रेजिडेंट इंडिविजुअल की डेफिनेशन में, ठीक है। इसी तरह ये भी हमारा जो है ना एक लॉन्ग टर्म पेंडिंग नेचर की चीज है, इसको हम फिर कभी देखेंगे। कंट्रीब्यूशन, अमाउंट एक्सीडिंग, ये तो हो गया था एंटरटेनमेंट। अच्छा जी, पॉइंट नंबर जी, पॉइंट नंबर जी। ये तो सर उमैर ने मंगवाई है, मैंने नहीं मंगवाई। सर उमैर ने मंगवाई थी। अच्छा, फाइन या पेनल्टी दो किस्म का होता है। फाइन या पेनल्टी कितने किस्म का होता है? दो किस्म का। एक वो है जो पेड टू गवर्नमेंट, और एक वो है जो नॉट पेड टू गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को पे नहीं हुआ। जो फाइन पे होगा किसको? गवर्नमेंट को। वो फाइन माइनस करने की इजाजत नहीं है, इजाजत नहीं है, इजाजत नहीं है। और जो फाइन पे होगा गवर्नमेंट के अलावा किसी को, वो फाइन माइनस करने की इजाजत है। ये साइन किसके लिए है, और ये साइन किसके लिए है? नहीं के लिए। तो जो फाइन पे होगा गवर्नमेंट को, इट इज, ये खर्चा नहीं है। जो गवर्नमेंट के अलावा किसी और को पे होगा वो अलाउड है, वो माइनस करने की इजाजत है। नोट कर लें। उल्टा हो गया आपका, कुछ और दिल चाह रहा है। अच्छा, भाई कह रहे हैं कि मेरा ख्याल ये है, तो ऑब्वियसली फिर एफबीआर को ईमेल कर देते हैं। ये डाटा पैकेज लगवाओ अपने मोबाइल में और ये एफबीआर को ना ईमेल कर दो। हाँ, बाकी तो बाकी 100 रुपये तो खुद इस्तेमाल करोगे, एफबीआर को ईमेल करने में 20 रुपये भी नहीं इस्तेमाल होने। ये तो मैंने आपको अलाउंस दे दिया, बाद में आपने पूछना भी नहीं मैंने कितना इस्तेमाल हुआ। पॉइंट नंबर जी, एनी फाइन और पेनल्टी पेड बाय द पर्सन। पर्सन से मुराद इधर कौन होता है? पर्सन से मुराद इधर कौन होता है? बिजनेसमैन, कमिश्नर। एनी फाइन पेड बाय बिजनेसमैन फॉर द वायोलेशन ऑफ एनी लॉ, फॉर द वायोलेशन ऑफ एनी रूल। आगे भी चलो ना, लॉ 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 पढ़ते हैं। फॉर द वायोलेशन ऑफ एनी रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोला करें, ऐसे स्पेलिंग नहीं याद होते वरना। बिजनेसमैन को फोन आया उसकी बीवी सुल्ताना का, सरताज मेरे लिए आते हुए सूट और जूते लेते आना। तो ये बिजनेस का खर्चा है ना, यानी सूट और जूते लेके जाएंगे तो बीवी फिर उनसे बढ़ेगा, और बीवी जब मोहब्बत देगी बंदे को तो फिर उसका और ज्यादा दिल लगेगा, बिजनेस अच्छे तरीके से होगा तो बिजनेस भी ग्रो होगा, हमारा इफेक्ट तो बढ़ता है ना। ये खर्चा अलाउड होना चाहिए, नॉट अलाउड होना चाहिए? नॉट अलाउड है। एनी पर्सनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ बिजनेसमैन। बेगम के गाड़ी का दरवाजा खोला करना है आपने, हो सकता है? पॉसिबल? पॉसिबल?
पॉसिबल, 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 नो, वाई, वाई, गाड़ी नहीं है, हाँ, तो जितने भी आपके पर्सनल खर्चे हैं वो बिजनेस के खर्चों में माइनस नहीं हो सकेंगे। पॉइंट नंबर आई, एनी अमाउंट कैरी टू अ रिजर्व फंड और कैपिटलाइज्ड इन एनी वे। ये रिजर्व फंड में क्या चीज़ें जाती हैं ये हमारे स्कोप में नहीं है, ये बस आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा, बस ये लफ्ज़ याद कर लें, एनी अमाउंट कैरी टू अ रिजर्व फंड और कैपिटलाइज्ड इन एनी वे, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। एओपी होती है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म अगर अपने पार्टनर को कोई भी पेमेंट कर दे तो वो बिजनेस का खर्चा नहीं है। एसोसिएशन से मुराद है एओपी, बल्कि आगे इधर लिखा हुआ है एओपी। पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को कोई भी अमाउंट पे कर दे वो बिजनेस का खर्चा नहीं है। एनी इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर से लोन ले सकते हैं, उस पर इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। एनी इंटरेस्ट ऑन लोन, एनी ब्रोकरेज कमीशन, पार्टनर अगर ज्यादा कस्टमर खींच के ला रहा है तो उसको कमीशन दे सकते हैं आप। पार्टनर एक ज्यादा देर बैठ रहा है, कम देर बैठ रहा है, ज्यादा देर बैठने वाले को सैलरी दे दें, कम देर बैठने वाले को सैलरी ना दें या कम दें, और कोई भी पैसे पार्टनर को दे दें, पेड बाय एओपी टू द पार्टनर ऑफ द एओपी। तो पार्टनर्स असल में ओनर्स होते हैं। तो मुझे तो पॉइंट आई, ये एच और आई में कोई एच और जे में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा। एच में ये था कि आम बंदे का अपना कोई बिजनेस है, उसको भी अपने जाती खर्चे नॉट अलाउड हैं, और ये जाती खर्चे तो चले नहीं है, लेकिन ये है तो पार्टनर के पेमेंट्स ही ना, तो ये पार्टनर ओनर होता है, तो ओनर को एओपी कोई भी पेमेंट्स कर दे तो ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। मेंबर से कौन मुराद है? ओनर। तो ये ना चैप्टर 12 के अंदर इसके हमने न्यूमेरिकल करने हैं। अभी एक दो दिन में बिजनेस के न्यूमेरिकल शुरू होने वाले हैं, उनमें हम ये नहीं करेंगे। जब चैप्टर 12 आएगा एओपी का तो उसमें समझ लें हर सवाल के अंदर ही पॉइंट जे टेस्ट हुआ करेगा कि एओपी अपने पार्टनर को जो भी पेमेंट करी है वो बिजनेस का खर्चा नहीं है। ओके ये पॉइंट एल देखते हैं हम, टाइम बचता है तो ठीक है। आई तो मैंने कह दिया था, बस रट्टा ही मारना है। कोई भी अमाउंट किसी रिजर्व फंड में लेके या वो, इसका कुछ भी नहीं है आपके स्कोप में। FAR 2 में शायद इसकी कोई मिसालें हों, FAR 1 में कोई मिसालें नहीं है सच। यार होमवर्क का सवाल भी मैं डिस्कस कर लूँगा, ना टाइम मिला तो शाम को जूम मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे। डेटा पैटी इशूज़ 5-10 मिनट की बात है। डेटा पैटी इशूज़ नॉट अ बिग इशू। अभी आप पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 42 निकालें, जल्दी करें। डेटा जस्ट पैटी इशूज़, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कोई एक दो एडजस्टमेंट थी उसमें मुश्किल। पेज नंबर 438, नॉट अ बिग इशू। 10 साल पुराना सवाल डिस्कस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी लेटेस्ट अटेम्प्ट के सवाल की तरफ आए। फॉर द, मैं कर लूंगा इंशाल्लाह। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन यू मे अज्यूम दैट टुडे इज 30 सितंबर 2022। इस क्वेश्चन पेज नंबर, अच्छा, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन यू मे अज्यूम दैट टुडे इज 30 सितंबर 2023। हाइब्रिड में थर्ड लास्ट रो, बातें 23। चिंग चोंग, अ चाइनीज सिटीजन, चोंग इसके बुक का नाम था, मुझे पता है, सुबह मिला था मुझे चिंग। चिंग चोंग, a Chinese citizen has been in Pakistan since 2015। 2015 से जो इसकी अम्मी है चुनी मुनी, उसने इसको भेजा हुआ है पाकिस्तान में, बेटा तू पाकिस्तान में जाके नौकरी कर। माँ की होगी ख्वाहिश मेरा बेटा पाकिस्तान बड़ा होकर नौकरी करे। तो 2015 से माशाल्लाह पाकिस्तान में है, तो 15, 16, 17, 18, 19 में माशाल्लाह 7-8 साल होने वाले हैं इसको। अब तो इसके बच्चे भी बड़े हो गए हैं। फॉर कैरियर ग्रोथ ही लेफ्ट हिज एम्प्लॉयमेंट विद होप लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी ऑन 30 सितंबर 2022। 30 सितंबर 2022 को उसने होप लिमिटेड से नौकरी छोड़ दी एंड ज्वाइन द लीडिंग चेन ऑफ होटल्स नेमली डिजायर होटल ऑन 1 अक्टूबर 2022। और अगले ही दिन इसने डिजायर होटल में नौकरी शुरू कर दी। और इस सब का मकसद ये था कि कैरियर ग्रोथ, इसको पाकिस्तान में अपनी कैरियर ग्रोथ नजर नहीं आ रही थी, तो इसने पाकिस्तान में रहते हुए ही अपना एम्प्लॉयर बदल लिया। द डिटेल्स ऑफ हिज एमोलमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2023 आर एज फॉलोज। पुराना एम्प्लॉयर, नया एम्प्लॉयर, पुराना एम्प्लॉयर, नया एम्प्लॉयर, पुराना एम्प्लॉयर, नया एम्प्लॉयर। ओके, सवाल में कोई मेडिकल हॉस्पिटलाइजेशन वाला सीन तो नहीं है?
बस अलाउंस ही है ना, हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं है। तो चलें जल्दी से सर, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। वर्किंग वन, इनकम फ्रॉम सैलरी, बेसिक सैलरी 3.5 लाख। अच्छा हमारा ईयर एंड क्या है? हमारा ईयर एंड है 30 जून 2023। क्या हुआ, हाइब्रिड में वो लोग उधर बैठने नहीं दे रहे थे? जल्दी करें जो भी करना है। 30 जून 2023। अच्छा इस लाइन का क्या मतलब होता है? फॉर दिस क्वेश्चन यू मे अज्यूम दैट टुडे इज 30 सितंबर 2023। हम असल में जो है ना 323 का न्यूमेरिकल सॉल्व करें या खड़े इधर हैं, वो कोई मसला नहीं। ऑब्वियसली इस साल का डेटा इस साल के बाद ही पता चलता है, तो कुछ चीज़ों की डिटेल आते आते टाइम लग जाता है। तो इस साल का प्योर डाटा इस साल के एंड में भी पता चल जाता है रात को 11 साढ़े 11 बजे। लेकिन ठीक है, जब हुकूमत ने इजाज़त दी हुई है कि इस साल की टैक्स कैलकुलेशन आप अगले साल जमा करवाएं, तो ठीक है हम थोड़ा सा लेट खड़े होकर ये सारी कैलकुलेशन करें। हम यहाँ खड़े होकर सवाल सॉल्व कर रहे हैं, इस लाइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऊपर वाली लाइन से। तो अगर ये 22 सितंबर 23 होती तो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता और कोई फ़र्क नहीं पड़ना था सोल्यूशन पे। और अगर 21 सितंबर 23 होती थोड़ा और इधर कर देता बस। तो यहाँ खड़े हैं, बस यहाँ खड़े होकर सवाल सॉल्व करें, फील करें यहाँ खड़े हैं बस। तो ये साल अभी ताज़ा ताज़ा ख़त्म हुआ है। हमने जुलाई अगस्त सितंबर पुराने एम्प्लॉयर के पास नौकरी की है, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून नए एम्प्लॉयर के पास नौकरी की है। पुराने एम्प्लॉयर का नाम है HL और नए एम्प्लॉयर का नाम है DH। DH नहीं, H हो गया हुआ आजकल, DH। बेसिक सैलरी 3.5 लाख इंटू 3 जमा 4,50,000 इंटू 9 इज इक्वल टू रुपीज इन 1000 में करवा रहे हैं, कभी रुपीज इन बिलियन में भी करवा दें। अच्छा जी, मेडिकल अलाउंस पर मंथ, सवाल में क्या दिया हुआ है? मेडिकल अलाउंस दिया हुआ है या सिर्फ मेडिकल अलाउंस दिया हुआ है? सिर्फ मेडिकल अलाउंस दिया हुआ है। सैली के चैप्टर में जाएंगे जाके लुट मचाएंगे, सैली के चैप्टर में जाएंगे जाके लुट मचाएंगे, लुट मचा के वापस आएंगे, और इस तरह की बातें करते रहो। पेज 109 पर हमने पढ़ा था कि अगर सिर्फ ओनली मेडिकल अलाउंस है तो क्या करना है? एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। मेडिकल अलाउंस मैं देख लेता हूं, रहने दें, रिलैक्स रिलैक्स। अब नो लीव इट। ऑनलाइन वालों आप लोग सिर्फ अटेंटिव रहें। प्लस इंटू 9 6,4। हाइब्रिड में कोई माइक पकड़ लें, वो भी कैलकुलेशन करवाया करें प्लीज। हाइब्रिड में कोई माइक पकड़े जी, हाइब्रिड में माइक पकड़ के अस्सलाम वालेकुम बोलें। एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा। माइक देखो यार, हाइब्रिड में चल रहे हैं या उठाते हुए शर्मा रहे हैं? कोई तो रीजन है। 5100 इंटू 135। तो मेडिकल अलाउंस विल बी एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। थोड़ा सा बैठ के सीट पे ऐसे करें, फिर आगे चलते हैं। चलें आगे। हाँ, नॉन हिलेबल है। यूटिलिटीज अलाउंस पर मंथ। इन माइकों को आग लगा दो जो हाइब्रिड में पड़े हुए हैं, इन माइकों को आग लगा दो। कल इतने शर्मीले लोग थे, बोल ही नहीं रहे थे, मैं बोल बोल के थक गया, हत्ता कि मेरे घर वाले को कहना पड़ गया कि खुदा के लिए बस कर दो, अब ना बोलो। उन्होंने नहीं बोलना। 30,000 वो तो कोई 8.5 वाली में थोड़ा सा हुआ था मसला, बाकियों में तो नहीं जी। जमा 30,000 इंटू 9 330 हो गया यहां तक? ठीक है नाम भाई, अल्लाह आपके अब्बू को 9 दे।
इसको समझ नहीं आया? आगे समझ, आगे समझ, क्या समझ आया? यूटिलिटीज अलाउंस कह रहा है। मैंने आपको दुआ दी है कि पंजाब वालों से पूछना, कौन बता देगा इसको क्लास के बाद? ये बता देंगे, ये हाँ बता दो। अब जिनको नो का नहीं पता तो फिर छोड़े परे। लंच प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर at subsidized rate. Lunch provided by employer at subsidized rate per month cost to employer. अच्छा, आप लोग ऐसा करें, एक दफा ना सारा सवाल पढ़ लें। ये 1-2 मिनट लगाएं, पहले 1-2 मिनट लगाएं सारे लोग, इसको अटेंटिवली लीजिएगा जरा। एक दो मिनट लगाएं, सारा सवाल पढ़ लें पूरा एक दफा। ये बुक आप प्लीज अभी क्लास के बाद मुझे मिलें, ठीक है? कितने लोगों ने पढ़ा पूरा सवाल? जरा हाथ खड़ा करके बताएं। अच्छे बच्चे, वेल डन, आई रियली अप्रिशिएट। बाकी लोग फिर चलिए, जितना भी पढ़ लिया काफी है। लंच प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर एट सब्सिडाइज रेट पर मंथ कॉस्ट टू एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर उसको लंच दे रहे हैं सब्सिडाइज रेट के ऊपर। ये जो एम्प्लॉयर है ना, ये कोई अनलिस्टेड कंपनी है, और ये जो एम्प्लॉयर है ये डिजायर होटल है। तो क्या एज्यूम करें, ये ड्यूटी आवर्स में खाना दे रहा होगा या ड्यूटी आवर्स के अलावा खाना दे रहा होगा? बस जाहिर तो ड्यूटी आवर्स में ही होगा मेरे ख्याल से। लंच लिखा हुआ है ना, तो लंच तो शायद दफ्तर के आवर्स में ही होता है मेरे ख्याल से। तो लंच एम्प्लॉयर दफ्तर के आवर्स में दे रहा होगा। अब हमने एक प्रोविजन पढ़ी थी कि अगर एम्प्लॉयर आपको होटल हो और सारे लोगों को खाना खिलाता है, आपको भी खाना खिला दे, तो ये सैलरी में ऐड। लेकिन हमारे पहले वाला एम्प्लॉयर होटल नहीं है, ये तो कोई अनलिस्टेड कंपनी है। होटल भी अनलिस्टेड कंपनी हो सकता है, लेकिन इसका कारोबार कहीं होटल लिखा नहीं हुआ। और अगला जो बंदा है वो क्या है? होटल्स, नेमली डिजायर। आप बताएं, एक बेनिफिट तो सिंपली सैलरी में ऐड हो जाएगा, इट इज 10,000 इंटू 3। लेकिन ये 25,000 का क्या करेंगे? हाँ, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। चलें, ये कहाँ पे है? अगर लंच की बजाय डिनर लिखा होता और कहीं ऐसा, फिर शायद लिख देता आफ्टर ड्यूटी, और जैसे लाइन फिर लिख देता। अच्छा, ये कहाँ पढ़ा था कि होटल अगर एम्प्लॉयर हो? जी गुड, पेज 109 पे। The following perquisites received by employees shall be exempt: free or subsidized food provided by hotels. तो ये अगर किसी को याद नहीं आ रहा तो 25,000 के साथ लिख ले। पेज 109 53A, पेज 109 53A
किधर है? 53 है ये। है हो गया। लंच कितना? लंच बाय चलते कर लो ना यार, हद हो गई। तरतीब से कभी भी नहीं जिंदगी में चलना, हमेशा पहले स्वीडिश ही खाना। अच्छा हो सकता है खाते हैं पहले स्वीडिश में, मुझे नहीं पता क्या खाना चाहिए पहले। और लंच बाय प्लेट को खुद ही सीधा कर लेगा। इसको डैश डाल देंगे, एग्जाम्ट है। अम्मी ने कहा बर्तन धोने हैं, बड़ी बहन ने, भाई खाना खा रहा था, प्लेट से चावल निकाल के ज़मीन पे डाल दी और प्लेट जाके अम्मी को दे दी। बचपन की बात है, किसी घर की हम तक पहुंची थी। कंपनी मेंटेन्ड कार, ये क्या है? कंपनी मेंटेन्ड कार का क्या मतलब है? गाड़ी इसके नाम ट्रांसफर कर दी या कंपनी की गाड़ी है जो कंपनी मेंटेन कर रही है और इसको थोड़े से के लिए दी हुई है? कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 30 जून 2023। अच्छा मुझे बताएं, कहीं लिखा हुआ है कि ये गाड़ी लीज पे लेके दी हुई है कंपनी ने? तो मेरे तो ख्याल से गाड़ी कंपनी ने परचेज की होगी, तो परचेज वाली की कॉस्ट लेते हैं और लीज वाली की। अच्छा ये गाड़ी इसके पास कितना अर्सा रही होगी वैसे? 3 महीने। और ये वाली? लेकिन ये क्या पता, नए एम्प्लॉयर ने पता नहीं कब दी हो गाड़ी, हो सकते 2-3 महीने बाद दी हो। बोले आप क्या करें, हम फिर क्या करें, आप क्या चाहते हैं, कहां से सोचें, हम कुछ नहीं कर सकते। अब नए एम्प्लॉयर ने 9 महीने के लिए दी होगी, पुराने एम्प्लॉयर ने 3 महीने के लिए दी और जाते हुए वापस ले ली होगी। ठीक है, तो ये बस इसको 3/12 इसको, लेकिन ज़रब 5%, ज़रब 5%। फारक से सवाल बना रहा है क्या? मुझे समझ नहीं आ रही, इसके कई दफा समझाया कोई लेवल के सवाल बनाओ। फारक क्या आगे? आगे क्या है? ये क्या है? ये क्या है आगे? ये अब जो गाड़ी 3 मिलियन इंटो 3/12, और अगले एम्प्लॉयर ने भी गाड़ी दी होगी 5 मिलियन इंटू 5%, 0.5, 37.5 आ रहा है। इसको 8 भी कर सकते हैं वैसे आप, चलें 187.5। ऐसे ही है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गाड़ी दे तो गाड़ी की कॉस्ट से खेलना है अगर वो परचेज्ड हो। लीज का कहीं लिखा नहीं हुआ, तो इसलिए हमने किससे खेला है? कॉस्ट से। चलें आगे। एनुअल बोनस 2022 के साल का इस साल मिला। ओहो, हमारा तो 23 का साल है, फिर क्या करें? हमने सैलरी के चैप्टर के पहले दिन पढ़ा था कि सैलरी जो रिसीव होगी वो इनकम आएगी, इसलिए बोनस को इनकम में डाल दें। सर्फ एक्सेल अगर आया तो उसको फिर बाद में देखेंगे। बोनस ओके, नेक्स्ट ग्रेचुटी अंडर एन, ये हाइब्रिड में जरा बताइएगा। थोड़ी थोड़ी बस से, चलती बस से लोग उतरते हैं, मुझे नहीं समझ आती कैसे चलती बस से मैं तो नहीं उतर सकता। ग्रेचुटी अंडर एन अनअप्रूव्ड स्कीम, इसे ग्रेचुटी मिली है पुराने एम्प्लॉयर से। ग्रेचुटी अंडर एन अनअप्रूव्ड स्कीम, एग्जाम्प्ट अप टू 75,000 और 50% ऑफ ग्रेचुटी। बाकी आपको पता है कि ये पेमेंट पाकिस्तान में ही रिसीव हुई होगी, कहीं ऐसा लिखा नहीं है तो
ये पेमेंट पाकिस्तान में रिसीव हुई होगी, ये बंदा रेजिडेंट ही है, वो तो ऑब्वियसली रेजिडेंट है, ये भी हमें पता है, सवाल में ऊपर कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये कितने दिन चाइना में रहा है, तो ये बंदा रेजिडेंट है, अम्मी से मिलने भी जाता होगा, 2-4 दिन मिल के आ जाता होगा, और ये डायरेक्टर तो है ही नहीं, और पास्ट में इसको ग्रेचुटी ना मिली हो ये तो कहीं लिखा नहीं हुआ कि मिली है, तो ऐसा कोई ख़तरे वाली बात तो है नहीं कि यहाँ से आके मैं ये वाली एग्जेम्पशन भी छीन लूँ। अगर खुदा ना खासा लिखा होता है कि ग्रेचुटी इज़ रिसीव्ड इन हिज अकाउंट इन चाइना, अम्मी ने कहा ग्रेचुटी मुझे भेज, तो ग्रेचुटी इज़ रिसीव्ड इन अकाउंट इन चाइना, तो फिर हम कहते हैं ये वायलेशन हो रही है, ये रूल पूरा नहीं हो पा रहा, इसलिए फिर हम ग्रेचुटी को एग्जेम्प्ट ना करते और पूरी को इनकम में डाल देते। लेकिन अभी क्योंकि ग्रेचुटी की इनमें से कोई कंडीशन वायलेट होती हुई नजर नहीं आ रही, इसलिए ग्रेचुटी को माफ कर देते हैं इनमें से लोअर। पता नहीं शायद समझ आई है या नहीं, चले मैं तो समझाऊं। अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी कितनी, अब तो कोई एतराज नहीं होगा ना आपका कि टर्म टेस्ट के अंदर सवाल दे दिया, पहले सवाल 2-4 करा देते हैं, हमें हम भी पता चल जाता किस तरह के सवाल आते हैं, अब तो ये एतराज नहीं होगा ना, ठीक है। लेस, हाँ ठीक है, पूरा भी लिख सकते हैं आप लोग, आउटर कॉलम में बोले जाए एग्जाम्प्ट लोअर ऑफ, चलो पूरा लिख लो 1225000 75,000 हो गया, नहीं हुआ। यार वैसे मैं सैलरी का चैप्टर साथ साथ पढ़ लेता ना तो मुझे भी एकदम ऐसे उन सफ़ों पे मैं जाता जहाँ सर जा रहे हैं। चलो कोई नहीं यार, बिजनेस का चैप्टर है, सेल्स टैक्स से आगे लॉसेज हैं, इंशाल्लाह मैं साथ साथ पढ़ूंगा। तू साइड पे हट जा यार, तू बहुत तंग करता है, साइड पे हट जा। बस आज के बाद ना मैंने बहुत पढ़ना है, मैंने बहुत पढ़ना है। अदर बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय नया एम्प्लॉयर, 2 रिटर्न एयर टिकट्स, यानी ये ना हो कि चाइना जाके रह जाए, 2 रिटर्न एयर टिकट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 6 लाख, 6 लाख तक मैं तुझे टिकट्स, 6 लाख तक तुझे टिकट। ओ बीवी भी है, मैंने तो शायद कहा था, हम मैंने कहा था बड़ा हो गया हुआ है, माशाल्लाह इसकी बीवी ये है, चिंग की बीवी मून, ड्यूरिंग द, तो चिंग और मून दोनों जाना, 3-3 लाख रुपए हर विजिट के शायद अलाउ हैं, टोटल 6 लाख तक 2 टिकटें तुम्हें दे रहे हैं। 6 लाख के साथ ईच नहीं लिखा हुआ कि 12 लाख समझ लूँ मैं, ये 6 लाख टोटल है, तो 3-3 लाख रुपए हर विजिट का शायद इनको दे रहे हैं। 2 दफा चाइना हवाया करो, तुम जाओ अपनी सास से मिलके आया करो, तुम्हें नहीं आती, अपनी सास से नहीं मिलती। ड्यूरिंग द ईयर ही इनकर्ड, हो सकता है उसकी अम्मी भी उधर ही हो, ड्यूरिंग द ईयर ही इनकर्ड 5,50,000 ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेवलिंग टू चाइना। आप बताएं 6 लाख तक की इजाजत है लेकिन खर्चा 5.5 लाख हुआ है, क्या करें सैलरी में 5.5 लाख ऐड करें। ये कोई दफ्तर की ड्यूटी के लिए, ये तो अपने अपने मॉम डैड से मिलने के लिए जा रहे हैं, अपने चीन मून बच्चों को साथ लेके मॉम डैड से मिलने के लिए जा रहे हैं, बीवी के बच्चों को इधर ही छोड़ के जाना है, उसने एम्प्लॉयर ने कहा वैसे बीवी को साथ लेके जाना है, बच्चे हुए नहीं अभी। तू तो ये हमेशा लोगों के लिए बुरा सोचना, हमेशा। चिंग एंड उसकी बीवी 5.5 लाख, ओके। वो कह रहे एयरपोर्ट पे ऐसे बालों वाले मिल जाते हैं, देखने नहीं होते मेरे भाई वो। भाई किसी को कोई बात बुरी लगा करे ना तो माफ कर दिया करें, ओके, नहीं ऐसी किया ही ना करें। पॉइंट नंबर 2, 7.5 लाख रिसीव फॉर साइनिंग अ बॉन्ड विद DH, जिसके मुताबिक तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते। तो ये तो हमने कहा था जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को झांसा देने के लिए पैसे दे, एम्प्लॉय को
शिकंजे में बांध दिया, तो एम्प्लॉय को शिकंजे में बांध दिया, इसके लिए आपको 7.5 लाख दिए। ₹4 लाख कमीशन मिले। ऐसे फारग आई के टाइम ज़ाया करा रहे बच्चों का। इसको कहते भी है कोई काम के सवाल बना ले, नहीं बनाऊंगा। सर आप कभी पेपर में बैठ के देखें, फिर आपको पता चले क्या होता है। इधर खड़े होकर बातें करना आसान है, पेपर में कमीशन का लफ्ज़ ही नहीं पढ़ा जा रहा होता। आगे जब लिख देता है वो सिक्योरिंग अ लार्ज कॉन्ट्रैक्ट, तो मेरा दिल कहता है स्मॉल होता तो क्या होता, और कॉन्ट्रैक्ट तो मैं तो उत्थे ही आउट हो जाना। कभी 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 आए हमारे साथ टेस्ट रूम में, आप भी कभी हम आपको लेके चलें टेस्ट रूम। तो भाई ये कमीशन लिखा हुआ है ना, यहाँ लार्ज स्मॉल तो कोई नहीं है, बस कमीशन और बोनस को सैलरी में ऐड करना है। हाइब्रिड में लास्ट रो में दरवाजे के पास बातें थोड़ी सी और कर लें, 2-4, फिर हम इंशाल्लाह सीए कराते हैं बाकी बच्चों को। पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ 38 लाख रुपया बाय DH as per the terms of employment contract. Ching had obtained an interest-free loan from HL for the construction of house on Yekam July 19. The house was given on rent at annual rental of 8 लाख। इसमें से कितना सैलरी में ऐड करना है वो करें सारे, और जितना प्रॉपर्टी में ऐड करना है वो करें, जल्दी करें सारे। मैं जरा हाइब्रिड वालों पे तायराना निगाह डाला हूँ, और जो ये कर लें वो फिर अगला पॉइंट पढ़ें, नहीं उधर ही रखो। हो गया भाई, दोनों हो गए? ओके शुक्रिया। अब ना साथ वाले की हकीकत आप पे खुलने लगी है कि वो कितने पानी में है। वो बड़ा बना फिरता है कि मैं साथ साथ पढ़ रहा हूं, इस पॉइंट से उसकी हकीकत खुल जाएगी। एक लाइन नहीं असल में ऊपर से पढ़ी आप लोगों ने, जो सबको पढ़नी चाहिए थी। बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय DH, सबकी बात नहीं कर रहा था मैं। DH, ये फायदे किसने दिए हैं? नए एम्प्लॉयर ने। ये फायदे किसने दिए हैं? नए एम्प्लॉयर ने। पेमेंट ऑफ लोन ऑफ 38 लाख बाय DH
एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट चिंग ने ये लोन लिया हुआ था फ्रॉम पुराना एम्प्लॉयर। अब इतनी सी लाइन पढ़ के बताएं हुआ क्या। पुराने से मैंने लिया हुआ था लोन 38 लाख, वो इंटरेस्ट फ्री अलग डिस्कशन है। पुराने से मैंने लोन लिया हुआ था 38 लाख। बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय नया एम्प्लॉयर इज पेमेंट ऑफ माय लोन बाय नया एम्प्लॉयर विच वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पुराना एम्प्लॉयर। अच्छा, आपको ऐसे नजर आ रहा है, हमें क्यों नहीं ऐसा नजर आता पढ़ते हुए? आप लोगों को भी माशाल्लाह आया, मैं नहीं कह रहा नहीं आया। क्यों नहीं नजर आया ऐसा? यही नहीं लिखा हुआ था? ये तो अंग्रेजी का मसला है मेरे ख्याल से, ये कॉन्सेप्ट का मसला तो नहीं है। पेज नंबर 94। where an obligation of an employee towards a third party is paid by employer। एम्प्लॉयर से मुराद यहाँ नया एम्प्लॉयर है और थर्ड पार्टी से मुराद यहाँ पुराना एम्प्लॉयर। जैसे हमने मिसाल दी थी, फजर की नमाज पढ़ के निकला, एमसीबी बैंक लोन लेने आया हुआ था और वो डॉटर मैरिज के लिए लोन लिया था और वो सारा, तो उस तरह की मिसाल थी। तो पहले तो सीधा सीधा इस 38 लाख को ना इनकम में ऐड करें, ये एम्प्लॉय की इनकम है। लोन वेव्ड या लोन पेड बाय न्यू टू ओल्ड। अच्छा, मुझे क्यों खुशी हुई होगी? चिंग को क्यों खुशी हुई होगी? वो 38 लाख जो इसने वापस करना था वो किसने वापस कर दिया? तो इसकी कितनी बड़ी खुशी है। इस खुशी में हुकूमत का हिस्सा। अभी इसको टोटल इनकम में डालेंगे, इस पर टैक्स निकालेंगे। अच्छा, एक और यहां पंगा है। अच्छा, ये कब पे किया होगा? ऑन 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 सवाल में नहीं लिखा हुआ तो ऑन 1 अक्टूबर 2022 या 30 सितंबर 22, जो मर्जी कर लें। मुझे कैसे पता चला? जाहिर सी बात है, पुराने एम्प्लॉयर ने कहा होगा बेटा तू जा नहीं सकता, तू जाके दिखा, तूने मेरा 38 लाख वापस करना है, तेरे साथ मैं वो करूंगा जो दुनिया देखेगी, चल मेरा 38 लाख वापस कर। ये रोने लग गया, मैं नहीं वापस करता। नए एम्प्लॉयर ने कहा व्हाई आर यू डूइंग, उसने कहा यू कैन कन्वर्ट माई इन हाँ। सो दैट्स व्हाई नए एम्प्लॉयर ने 36 लाख रुपए पुराने एम्प्लॉयर को अपनी जेब से दे दिए। सो 1 अक्टूबर 22 को ये हुआ होगा। लेकिन एक और बेनिफिट भी तो देखें है मिल रहा है। पुराने एम्प्लॉयर का जो जुलाई अगस्त सितंबर में मैं लोन इस्तेमाल करता रहा हूं ना, पूछें साथ वाले से, पुराने एम्प्लॉयर से जुलाई अगस्त सितंबर में लोन इस्तेमाल करता रहा हूं ना, क्योंकि सितंबर तक तो उसने मेरे पे जोर नहीं डाला होगा लोन वापस करने का। क्यों नहीं डाला होगा लोन जोर? क्यों? कोई इक्का दुक्का पॉइंट तो आईकेप देता है मेरे ख्याल से। तो सारे सवाल में बस एक ही पॉइंट है जो उसने हल्का सा, उसने थोड़ी सी अंग्रेजी टेस्ट की है यहाँ पे, तो इक्का दुक्का पॉइंट तो देगा वो। तो अब पुराने एम्प्लॉयर का जो लोन है 38 लाख, वो मैं जुलाई अगस्त सितंबर इस्तेमाल करता रहा हूँ और उस पर इंटरेस्ट नहीं देता रहा, तो मेरे ख्याल से 3 महीने का इस पर क्या निकाल लें, इंटरेस्ट निकाल लें। तो मुझे जुलाई अगस्त सितंबर में क्या सेव हुआ है? इंटरेस्ट। और सितंबर में एक बड़ा बेनिफिट मिला है, पूरा लोन ही माफ हो गया। और जुलाई अगस्त सितंबर में छोटा बेनिफिट मिला है, लोन का इंटरेस्ट माफ हुआ है। क्लियर? इंटरेस्ट बेनिफिट। जी, कितने लोग कह रहे हैं इस तरह के 1-2 और सवाल कराती हो तो टर्म टेस्ट में मैंने देखे बगैर भी सवाल कर देना इंशाल्लाह। ज्यादा होगी देखे बगैर कर देना। हाँ, 38 लाख इंटू ये जो गाड़ी वाला बेनिफिट है और लोन के ऊपर इंटरेस्ट, इसको हमेशा मंथ बेस पे अपोर्शन कीजिएगा। ये जो गाड़ी देता है ना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, और जो लोन देता है उसको हमेशा इंटरेस्ट को भी मंथ बेस पे अपोर्शन कीजिएगा इनटू Why are you watching at whiteboard with a beautiful smile? You should watch.
किसने कल किसी को मुस्कुराता देख के दुआ दी है उसकी? अल्लाह सिन्नक जी, एक स्टूडेंट, 2 50 रुपये नाम। आगे चलें जी, आप लोग अगला पॉइंट पढ़ें। इनकम ऑफ प्रॉपर्टी में कितना जाएगा? एडवांस में दे दें मुझे। और किधर? इधर 2 लोगों ने हाथ खड़ा, आपने भी हाथ खड़ा किया था, वो आप मुस्कुरा रहा है। ये चीजें कब सीखनी है? 1-2 दिनों में इंशाल्लाह। अच्छा जी, ऑन यकम जुलाई 2019 को द हाउस वॉज गिवन ऑन रेंट अंडर अ 5 ईयर। भाई 5 ईयर से फर्क नहीं पड़ता, हमारे साल एट एन एनुअल रेंट। ऐसे ये हाउस रेंट पे कहां से आ गया बीच में? उसने क्या किया है? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। पुराने एम्प्लॉयर से मैंने 38 लाख क्यों लिया था? मैंने उसे 38 लाख की गाड़ी खरीदनी थी? नहीं, मैंने उससे क्या बनाना था? घर। ऑन यकम जुलाई 19 हाउस वॉज गिवन ऑन रेंट, हाउस रेंट पे भी दे दिया। अच्छा, ये मेरे ख्याल से लोन शायद काफी पुराना लिया होगा, और यकम जुलाई 19 तो बहुत पुरानी बात है ना, तो ये लोन काफी पुराना लिया होगा और पुराना लेके काफी पहले का हमने घर बनाया होगा। समझ आ रही है बात की? तो जुलाई 19 से आगे अब आपने 5 साल इसके पूरे कराने हैं। 30/6/20, 30/6/21, 30/6/22, ये पिछले साल तक की कहानी थी। 30 तो हमारे साल तो पूरा साल घर किराए पे रहा। तो जब हमारे साल पूरा साल घर किराए पे रहा तो क्या करें? बोले इनकम प्रॉपर्टी में ऐड करते हैं पूरा साल। कोई ये तो नहीं 3-4 महीने, 8 महीने, 9 महीने का चक्कर तो नहीं। अल्लाह का शुक्र है जो 5 साल का रेंट एग्रीमेंट है उसमें हमारा साल पूरा फॉल कर रहा है। 30 ये पता है रेंट एग्रीमेंट खत्म कब होना है? 30/20, 30/21, 30/22, 30/23, 30/24, 30/24 को खत्म होना जाएगा। अब तो बहुत देर है, तो हमारे साल पूरा साल इनकम में डालें। वर्किंग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जी, ग्रॉस रेंट डायरेक्ट ही दिया हुआ है उसने। लेस रिपेयर अलाउंस जी, एट 1/160,000 रुपीज इन 1000। ठीक है जी, जवाब 6/6/6/40। 7 वाले की हकीकत आप पे खुल गई। एक और चीज भी करनी है, अब ये प्रोविजन असल में मैं क्लास में दूसरी दफ़ा करा रहा हूँ, तो इसलिए बहुत से लोगों को भूली होगी। तो ये अगर किसी को पढ़ाने से याद आ जाए तो मेरी नज़र में वो भी इनफ है। परेशान ना होइएगा मुझे याद क्यों नहीं आई अभी, इस पर परेशान होने की बात नहीं। रिवाइज़ नहीं किया हो ना सलीका चैप्टर, रिवाइज़ किया होता तो याद आ जाती। तो इसलिए परेशान ना होइएगा कि एकदम ये प्रोविजन कहाँ से आ गई, क्योंकि क्लास में पढ़ी एक दफ़ा और किसी ने मेडिकल में की नहीं, ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी ने मेडिकल में अप्लाई करने लगे, तो परेशानी वाली क्या बात है? इसको अप्लाई कर लेते हैं और आइंदा के लिए याद रख लेते हैं। और ये आप कौन सा सैली के चैप्टर को कल दोबारा रट्टे मार के आए हैं कि सारी चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे हैं? तो रिलैक्स हो जाए, टेक लगाएं ज़रा, एक प्रोविजन रिवाइज करते हैं। मुझे लगता है सर मुझे हौसला दे रहे हैं, और कोई चक्कर नहीं है। वेयर एम्प्लॉय यूजेज अ लोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम 38 लाख एम्प्लॉयर से लिया हुआ था ना, फॉर द एक्विजिशन ऑफ एनी एसेट ऑफ प्रॉपर्टी प्रोड्यूसिंग। मैंने घर लेके इनकम प्रोड्यूस कर रहा हूं। इट विल बी assumed that employee has paid interest equal to, एज्यूम करो कि बेंचमार्क रेट पे कर रहा है, और अब इस इंटरेस्ट को वहां जाके क्या करो? माइनस करो, क्योंकि प्रॉपर्टी के चैप्टर में लिखा हुआ था एक जगह पे कि इंटरेस्ट डिडक्शन अलाउड है। जाके 15A में देख ले, 2-3 पॉइंट्स में लिखा हुआ था बार बार कि इंटरेस्ट खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है। तो इंटरेस्ट आपका खर्चा है, इसको माइनस करें। लेकिन ऑब्वियसली कुछ लोगों के जहनों में नहीं आना था ये, क्योंकि सैली का चैप्टर उन्होंने रिवाइज नहीं किया हुआ था। लेकिन आज अब ये हम पहली दफा न्यूमेरिकल में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हौसला हो गया थोड़ा सा? ओके, देखिए कुछ चीज़ें सीधी सीधी होती हैं, वो बार बार रिवाइज हो रही होती हैं। कुछ एक दो जिसमें न्यूमेरिकल में ऐसी भी आती हैं जो कभी ही आती हैं, कुछ 100 साल में एक दफ़ा। तो बस ये आ गई, अब इसको इंशाल्लाह आइंदा याद रखना।
लेस, लेकिन ये नहीं होगा कि पढ़े हुए से बाहर आएगा, कुछ आंखें खोल के क्लास लेनी है। लेस इंटरेस्ट, ये हमारा है सेक्शन 12 का 8 है या 13 का 8 है, पता नहीं, सेक्शन 12 का 8 है मेरे ख्याल से, 13 का 8 है, हाँ जी 13 का 8 है, ये सेक्शन 13 का 8 है, हमारा पेज नंबर पता नहीं कौन सा है। तो ये अज्यूम किया जाएगा कि एम्प्लॉय क्या पे कर रहा है, इंटरेस्ट, बेंचमार्क रेट पर इंटरेस्ट। पूरी बात करूं, इसका हमने नीचे न्यूमेरिकल किया था कि सैलरी में तो इंटरेस्ट बेनिफिट ऐड कर दिया था, लेकिन जब बिजनेस में गए थे तो इधर हमने प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ाई थी इस न्यूमेरिकल पे, या हमने दुकान लेके कारोबार शुरू किया था, याद आ रहा है? तो इसलिए दूसरे हेड में क्या माइनस करना है आपने, इंटरेस्ट। लोन कितने, इनटू, एज्यूम करें बेंचमार्क रेट पे हो रहा है, लेकिन यार प्लीज 3/12 जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लोन रहा ही 3 महीने मेरे पास, अब मैं कैसे इसको 12/12 कर सकता हूं? थोड़ी सी तो अकल लगाए ना, लोन रहा ही मेरे पास 3 महीने, 9 महीने तो मेरे पास लोन ला ही नहीं, बल्कि तीसरे महीने के एंड पे ही नए एम्प्लॉयर ने खुशी की खबर सुनाई थी कि तुम्हारा सारा लोन मैं पे कर देता हूं, तो मैंने लोन इस्तेमाल ही 3 महीने किया, तो 3 महीने का इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर दें। 540 यार, एक तरह का ना लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, देखिए ऊपर इसने 95 टाइप चीज को ऐड किया है, नीचे इसने माइनस भी किसी और हेड में जाके करा दिया है, लेकिन बहुत बड़ा बेनिफिट क्यों है? बहुत बड़ा बेनिफिट इसलिए कि इसके खर्चे बढ़ गए हैं तो इसका प्रॉफिट कम हो गया। असल में लॉ मेकर इनकरेज कर रहा है कि आप एम्प्लॉयर से लोन लेके फजूल खर्चियों में ना उड़ाओ, मैं सैर करने जा रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी खरीद रहा हूँ, मैं घर का फर्नीचर खरीद रहा हूँ, नहीं, आप कुछ ऐसा काम करो जिससे हुकूमत को भी फायदा हो। तो डेट्स वाई वो इनकरेज कर रहा है और एक खर्चा एक्स्ट्रा माइनस करने दे रहा है। डन हो गया? ऐसा कब करेंगे बस जरा बता दें, होंठों से बोल दें, याद रह जाएगा, जब कभी एम्प्लॉयर से लिया हुआ लोन किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दें जहां से इनकम आ रही हो, याद रहेगा। अब इंटरेस्टिंग बात सुने, अब ये देखें, एक 3800 के नंबर होंगे पेपर में, एक 95 के होंगे, एक 800 के होंगे, एक 160 के होंगे, एक 95 के होंगे। फर्ज करें इसका आधा नंबर है, 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 ये 2.5 नंबर पूरे हो गए, या कोई कैलकुलेशन मुश्किल है तो उसका 1 नंबर है, चलें। अब ये 2.5 नंबर में से अल्लाह का शुक्र है सारे बच्चे ये वाला आधा नंबर ले सकते थे, तो एडजस्टमेंट देके परेशान ना हुआ करें, ये वाला आधा नंबर ले सकते थे, ये तो सारे ही ले सकते थे, चलो ये वाला मैं कहता हूं नहीं ले सकते थे, लेकिन 3800 या 95 में से भी किसी एक ने एक काम तो कर दिया होगा। जब मैं हाइब्रिड क्लास में गया था पीछे से, किसी ने 3800 में डाल दिया था, 3800 को इनकम में, और किसने 95 को भी डाला था, ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो कर दिया था। 3800 वाले हाथ खड़ा करें, उन्होंने इसको इनकम में डाला था, ठीक है, मेजॉरिटी बच्चों को समझ आ रहा है। 95 वाले हाथ खड़ा करें, उन्होंने इसको इनकम में डाला था, जी 95 वाले भी मौजूद हैं। ये दोनों काम कितने लोगों ने किए थे? ये काम किसी बच्चे ने किया हो, एक स्टूडेंट ने किया था जी, दो स्टूडेंट्स ने किया था। हाइब्रिड में किसने किया था भाई माइनस वाला काम? जी वेल डन, एक्सेलेंट, रियली अप्रिशिएट लास्ट रो। अच्छा जी, ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव्ड, अच्छा यार टोटल कर लें, क्योंकि अब मुझे लगता है ये न्यूमेरिकल का फेस कल ही बनेगा, तो टोटल करके याद रख लें। हाँ जी, कोई कंफर्म कर दे एक बंदा, 12915। हो गया? हो गया? During the year he received CNY 31,500। CNY क्या होगी? ओ मुझे नहीं पता चाइनीज करेंसी है कौन सी है, बस फॉरेन करेंसी बोल लें, ये बात फॉरेन करेंसी है। ये क्या है? ही रिसीव्ड फॉरेन करेंसी इक्विवेलेंट टू 12,60,000। एक्सचेंज रेट दिया या एक्सचेंज रेट नहीं दिया? तो अगर मैं 1,2,60,000 को डिवाइड करूं 31,500 से,
तो एक्सचेंज रेट 40 रुपए निकलेगा। इसका मतलब है वो जो करेंसी है एक चाइनीज की करेंसी हमारे 40 रुपए के बराबर है। इस तरह का शायद सीन लग रहा है। इन हिज पाकिस्तानी बैंक अकाउंट बीइंग अ शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन चाइना, तो डेट इज अ फॉरेन सोर्स इनकम, डेट इज अ फॉरेन सोर्स इनकम। ओ ये तो रिसीव्ड है, अर्नड नहीं है, यानी नेट है। याद रखिएगा ये नेट से मुराद है नेट ऑफ टैक्स। मुझे बताएं, मुझे ये टैक्स कट के मिली या ये मैंने कमाई? टैक्स कट के मिली, कमाई तो मैंने कुछ और होगी। अब मैं वर्किंग नंबर क्या कर रहा हूं, व्हाइट बोर्ड पे जगह नहीं है। वर्किंग नंबर 3, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कौन सी? फॉरेन सोर्स। अर्नड कितनी है जो न्यूमेरिकल के फेस पे लेके जाऊं मैं? 1 2 यार पाक रुपीज में गिवन है तो छोड़े फिर वो फॉरेन करेंसी को, जाने देना फॉरेन करेंसी को। पाक रुपीज में गिवन है। ये कितने परसेंट है? 80%, ज्यादा हो गई। चाइना में टैक्स रेट 30% होगा, पता नहीं। तो डिवाइडेड बाय 70। रिसीव्ड का लफ्ज भी काफी था ये बताने के लिए, लेकिन आगे उसने फर्दर कंफर्म कर दिया। नेट ऑफ रिसीव्ड का मतलब यही होता है टैक्स कट कटा के। मेरी आंखें खोल के क्लास लेनी है प्लीज। डिवाइड बाय 70 इंटू 100। यार ये वो सगीर वाले सवाल में किया था ये काम, सगीर वाले सवाल में भी ये काम किया था जी। कितना हो गया? ये टैक्स कौन सा है? फॉरेन टैक्स। 18 लाख ज़रब 30%, 540,000। समझ आया नहीं समझ आया? अच्छा इसको आप ऐसे भी कर सकते थे ना कि बना इतना था मिला इतना, तो टैक्स 5 लाख। देखें समझे सोचें, कोई सवाल है तो पूछें। चलें भाई, माजरत ऐसा होना नहीं चाहिए था। आपके जहनों में जो सवाल है उसको मुझे पहले एड्रेस करना चाहिए था। क्वेश्चन 10 का मसला अड़ा हुआ है, अब उसको मैं अभी एड्रेस नहीं कर सकता क्योंकि उसमें मुझे पता है 10-15 मिनट लगने हैं। तो उस मसले को किसी तरह एब्जॉर्व कर लें माइंड में। कल इंशाल्लाह क्लास में फ्रेश आके ना पहले उस मसले को डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल पूरा करके, ठीक है। तो अभी इस सवाल की अगली एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। तो अच्छा, एक सवाल हमने क्लास में किया था जिसमें लिखा हुआ था कैपिटल गेन चाइना और बिजनेस इथोपिया, याद है सवाल? तो उसमें अल्लाह का शुक्र है ये सारा हमें नहीं करना पड़ा था। उसमें बस इथोपिया की बिजनेस इनकम दी हुई थी और इथोपिया का टैक्स दिया हुआ था और हमने टैक्स क्रेडिट निकाल लिया था। अब ये एडजस्टमेंट वही है, लेकिन थोड़ा सा इसने मेहनत करके हमसे फिगर्स निकलवा ली, तो उसमें सवाल की वर्किंग की जरूरत नहीं पड़ती। याद आ रहा है कैपिटल गेन चाइना बिजनेस इथोपिया वाला सवाल? आप ही की क्लास में कराया था शायद, तो दीवारें भी गवाह हैं। ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव्ड कैश डिविडेंड। अच्छा इस एडजस्टमेंट को मैं कल कराऊंगा और आप लोगों ने ये भी करके भी नहीं आनी क्योंकि ये बोनस शेयर्स हैं, तो बोनस शेयर्स का मैंने इंशाल्लाह कल आपको समझाना है। तो अगली 2 एडजस्टमेंट्स पढ़ लें, वो तो आसान सी हैं। ही ट्रांसफर्ड 6 लाख टू बैंक अकाउंट ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज डोनेशन फॉर फ्लड अफेक्टेड। तो उसने नॉन प्रॉफिट इदारे को डोनेशन दी है। नॉन प्रॉफिट इदारा है, अप्रूव्ड है, फिर तो कोई मसला नहीं। तो इस पर क्या मिलेगा? सेक्शन 61 वाला टैक्स रेट मिल जाएगा। क्रॉस चेक से नहीं दी,
He transferred an amount to a bank account of a non-profit organization as donation for flood affected. चलें, डिबेटेबल पॉइंट है, थोड़ा सा उसको क्रॉस चेक लिख देना चाहिए था, क्योंकि लॉ में जो लफ्ज़ लिखा हुआ है सिर्फ क्रॉस चेक का लिखा हुआ है, तो इस पे फिर कल डिस्कशन कर लेते हैं इसका कंक्लूड क्या करना है। तो ऑन 25 जून 2023 ही पेड एन एनुअल प्रीमियम ऑफ 3 लाख टू अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। भाई इस पे कल बात करेंगे, वो लॉ की प्रोविजन में खोल के आपको समझाऊंगा। इसने लफ्ज़ लिखा हुआ है टू बैंक अकाउंट और उधर क्रॉस चेक लिखा हुआ है। अच्छा यार, ये इसको लाइन नहीं देनी चाहिए थी। पॉइंट 4 शुड नॉट हैव बीन गिवन इन एग्जाम। पुराने लॉ में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स क्रेडिट मिलता था। आपको पता है हमने पढ़ा था सेक्शन 61 और उसके बाद पढ़ा था 63। एक इन दोनों के दरमियान सेक्शन था 62। उसकी हेडिंग थी लाइफ इंश्योरेंस अगर कोई बंदा अपनी करवा ले। वो फिर जब लाइफ इंश्योरेंस कोई बंदा करवाता था तो आपको समझाया भी जाता था क्लास में लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है। तो लाइफ इंश्योरेंस अगर कोई बंदा अपनी करवा ले तो उस पर उसको टैक्स माफ होगा। तो ये ओल्ड सेक्शन 62 था जो कि अब लॉ से क्या हो गया हुआ है, डिलीट हो गया हुआ है। लेकिन आई कैप को डिलीट होने के बाद ये टेस्ट करने का कोई राइट नहीं है, और अल्लाह का शुक्र है आई कैप को वार्न कर दिया गया था 2023 के बाद। फिर जो 2 अटेम्प्ट आई हैं 24 में, आई कैप ने दोबारा पंगा नहीं लिया। जो चीज़ें लॉ से डिलीट हो गई उनको क्यों टेस्ट करें। बहरहाल इसको इंशाल्लाह हम टैक्स क्रेडिट्स में जाके क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। इसको टैक्स क्रेडिट्स में जाके डैश डाल के माइनस कर देंगे। भाई इस तरह के 1-2 पंगे वो ले ले, अब मैं क्या कर सकता हूँ। चलें जी, ओवर। पुराने लॉ की डिलीशंस तो पढ़ाना हमारे सिलेबस में कहीं भी नहीं है जी। आज तो आप लोगों की बारी है माशाल्लाह। ठीक है, आज फीमेल्स कर लें, कल बॉयज़ का कर लें जी। आज बॉयज़ का कर लें, नहीं कुछ फीमेल्स ने बाहर चेक करवा दिया था, इस वजह से कह रहा हूँ। कल आप लोगों के वॉइस नोट चेक हो जाएंगे जी। वॉइस नोट खोलें जल्दी जल्दी।